Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting question 8 of MPS 003. अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो एट वन प्लेस. अभी ऊपर आपको आई बटन में इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो का भी लिंक मिल रहा होगा, आप वो भी चेकआउट कर लीजिएगा. उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्जाम में आंसर राइटिंग कैसे करनी है ताकि आप और भी बेटर स्कोर कर पाओ. तो हमारा क्वेश्चन 8 है, हमें बात करनी है इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वुमेन लेड मूवमेंट्स इन इंडिया. जब हम बात करते हैं किसी भी आंसर राइटिंग की तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा इंट्रोडक्शन का होता है और यही फॉर्मेट आपको एग्जाम में भी यूज़ करना है. इसलिए अगर आप इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस फॉर्मेट से आपको आंसर राइटिंग करनी है ताकि एग्जामिनर आपको और भी अच्छे मार्क्स दे. तो वुमेन लेड मूवमेंट्स इंडिया के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जहाँ पे उन्होंने नेशन की सोशल पॉलिटिकल लैंडस्केप को टोटली चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया है. जहाँ पे वुमेन लेड मूवमेंट्स बात करती है जेंडर इक्वालिटी की, सोशल जस्टिस की और वुमेन के एम्पावरमेंट की. ये जितनी भी मूवमेंट्स है वो विद टाइम चेंज हुई हैं, जहाँ पे उन्होंने जितनी भी चेंजिंग नीड्स है और चैलेंजेस है वुमेन के उस हिसाब से अपनी जितने भी मूवमेंट्स है उनको भी चेंज कर दिया है. अब इन मूवमेंट की सिग्निफिकेंस ना कि सिर्फ लीगल या सोशल राइट्स इंप्रूव करना है वुमेन का, लेकिन जितने भी पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी चैलेंज करना है ताकि पब्लिक पॉलिसीज उस हिसाब से फॉर्म हो सके फॉर वुमेन बेटरमेंट या फिर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. अर्ली मूवमेंट्स की बात करते हैं. पहले अर्ली वुमेन मूवमेंट्स कैसे थे और उन्होंने सोसाइटी के अंदर क्या चेंजेस लेके आए. जब हम बात करते हैं वुमेन एक्टिविज्म की तो वो हम देख सकते हैं कॉलोनियल ईरा के टाइम से, जहाँ पे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स देखी गई थी. नेशनलिस्ट स्ट्रगल से जहाँ पे उन्होंने चाइल्ड मैरिज, सती जैसे जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया था, जो वुमेन को एजुकेशन नहीं मिलती थी. इन इन इश्यूज के ऊपर वो बात करती थी, जितने भी वुमेन एक्टिविज्म थे कॉलोनियल इरा के टाइम पे. अब अर्ली वुमेन रिफॉर्मर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जहाँ पे उन्होंने अवेयरनेस रेज की वुमेन के अराउंड सराउंडिंग में कि कैसे जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो उनको एक्सप्लॉयट करती है और ऑप्रेस कर रही है वुमेन को इंडियन सोसाइटी के अंदर. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताती हूँ. मान लो कि आपके साथ कुछ हो रहा है सोसाइटी के अंदर और बचपन से आप वो देखते आ रहे हो, तुम आपको वो चीज़ नॉर्मल लगेगी, है ना, लेकिन कोई बताएगा अरे ये ऐसा तो नहीं होता सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी तो बहुत अलग है. तब आपको चीज़ें समझ में आती है ना कि नहीं ये गलत हो रहा है, इसके अलावा भी दुनिया है, इसके अलावा भी दुनिया एक डिफरेंट तरीके से फंक्शन करती है. तो यही जो वुमेन थी उनको एम्पावर किया गया था, उनको अवेयरनेस प्रोवाइड की गई थी कि कैसे जो इंडियन सोसाइटी उनको एक्सप्लॉइट कर रही है एंड व्हाट मच मोर दे कैन डू इन देयर लाइव्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम राजा राम मोहन रॉय जी की बात करते हैं तो उन्होंने सती को अबॉलिश किया था 19th सेंचुरी में और उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स के लिए एक फाउंडेशन ले की थी. अब वो एक प्रोमिनेंट वुमेन रिफॉर्मर है सरोजनी नायडू एंड कामिनी रॉय, जिन्होंने मेल रिफॉर्मर्स के साथ काम करके जितने भी राइट्स थे वुमेन के लिए उनको सिक्योर किया, वुमेन के एजुकेशन के ऊपर बात की, इनहेरिटेंस के ऊपर बात की और जितने भी सोशल इविल्स थे, चाहे वो सती हो, चाइल्ड री मैरिज हो या फिर चाइल्ड मैरिज हो, इन सब सोशल इविल्स के अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, फॉर वुमेन अवेयरनेस. नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस वुमेन मूवमेंट. अब इंडिया ने जब गेन कर ली इंडिपेंडेंस 1947 में, अब जो वुमेन की जो मूवमेंट थी अब वो बात करने लग गई लीगल राइट्स एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर, क्योंकि जो बेसिक जो चीज़ें थी अब वो कहीं ना कहीं उनको मिलने लग गई. तो वो जो नेचर था विमेन मूवमेंट का वो भी विद टाइम चेंज हो गया. अब लीगल राइट्स और पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर बात होती थी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने विमेन को इक्वल राइट्स देने लग गए, लेकिन जो सोशल रियलिटी थी वो कहीं ना कहीं लीगल प्रोविजन से शॉर्ट पड़ रही थी. पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में विमेन मोबिलाइज होने लग गई, जहाँ पे वो एजुकेशन लेने लग गई, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रही थी और वो कह रही थी हमें भी इकोनॉमिकली पार्टिसिपेट करना है, हमें वर्क करना है, वी ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न. फॉर एग्जाम्पल ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस AIWC जो कि फाउंड हुई थी 1927 में, वो कंटिन्यू कर रही थी अपना वर्क पोस्ट इंडिपेंडेंस भी, जहाँ पे वो बात कर रही थी कि विमेन को राइट्स मिलने चाहिए एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर. विमेन ने भी एक एक्टिव रोल प्ले किया था पॉलिटिकल कैंपेन्स के अंदर, जहाँ पे वो डिमांड कर रहे थे कि उनको भी लैंड और प्रॉपर्टी राइट्स मिलने चाहिए. जो पेट्रियार्कल सिस्टम है उसके अगेंस्ट वो फाइट कर रही थी. अब फेमिनिस्ट मूवमेंट एंड राइज ऑफ वुमेन्स राइट इन 1970s एंड 80s. अब ये अलग पीरियड आ गया हमारा. अब यहाँ पे क्या देखने लग गए हमने, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स देखे इंडिया के अंदर जो कि
बहुत ज़्यादा रेडिकल थी और वो बात कर रही थी सिस्टमैटिक वायलेंस के अगेंस्ट जो कि वुमेन फेस कर रही है डिस्क्रिमिनेशन। अभी जितनी भी मूवमेंट थी वो बात कर रही थी डाउरी की वजह से जितनी भी वुमेन को मार दिया जाता है, फीमेल इनफेंटिसाइड जो कि मतलब अबॉर्शन जो होते हैं ना सेक्स बेसिस के ऊपर, सेक्सुअल वायलेंस जो वुमेन के अगेंस्ट हो रही थी, एंड वुमेन्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। अब ये जो सेक्सुअल वायलेंस है ये मैरिज के अंदर भी बात हो रही थी, नो ना कि सिर्फ आउटसाइड मैरिज, विद इन मैरिज एज वेल, एंड वुमेन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के ऊपर बात कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल एंटी डाउरी मूवमेंट जो चली थी 1980s के अंदर, उन्होंने पास किया था डाउरी प्रोबेशन एक्ट को 1960 के अंदर, जहाँ पे वो बात कर रहे थे कि एक ऐसा नेटवर्क बने वुमेन के लिए जहाँ पे वो डाउरी रिलेटेड वायलेंस को फेस ना करे और उसके अगेंस्ट वो आवाज़ उठा सके। इसलिए जितनी भी फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर भी अटेंशन ब्रॉट की, जो कि इवेंचुअली पास हुआ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इन 2005। अभी आप देख रहे होंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कितना ज़रूरी है वुमेन के लिए, जो जो भी वुमेन इस टाइप की वायलेंस फेस करती है आफ्टर मैरिज। नाउ कंटेम्प्रेरी वुमेन मूवमेंट्स एंड इंटरसेक्शनैलिटी। अब 21st सेंचुरी में वुमेन मूवमेंट इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरसेक्शनल हो गई, जहाँ पे वो ना कि सिर्फ जेंडर इश्यूज़ की बात कर रहे थे लेकिन कास्ट, क्लास और रिलीजियस इनइक्वालिटीज़ की भी बात कर रहे थे अलोंग विद जेंडर इशू। अभी जितनी भी मूवमेंट थी वो बात कर रही थी कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले वुमेन को पॉलिटिक्स के अंदर, सेक्सुअल हरासमेंट जैसे इश्यूज़ को टैकल कर रहे थे और इंश्योर कर रहे थे कि वुमेन को हेल्थ केयर और एजुकेशन के अंदर एक एक्सेस मिले एंड दे कैन इक्वली पार्टिसिपेट इन इट। फॉर एग्जांपल 2012 का जो दिल्ली गैंग रेप हुआ था, उसने एक लार्ज स्केल नेशनल मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी सेक्सुअल वायलेंस के अगेंस्ट, जो कि निर्भया प्रोटेस्ट भी आप जानते होंगे, जिसने की डिमांड किया था एक स्ट्रॉन्गर लॉज एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्गर लॉज बने और जस्टिस मिले ऐसे विक्टिम्स को जिनका रेप किया जाता है, उनके साथ असॉल्ट किया जाता है। अब ये जो सक्सेस थी इन प्रोटेस्ट की वो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टर लॉज के थ्रू देखी गई सेक्सुअल वायलेंस के अगेंस्ट, एंड ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी उनको ठहराया गया जो वायलेंस करते हैं, जो रेप करते हैं, ना कि विमेन को। पहले तो विमेन के ऊपर डाल दिया जाता था, अरे वो विमेन राइट नहीं होंगे, उसने कपड़े ठीक नहीं डाले होंगे, लेकिन आफ्टर निर्भया प्रोटेस्ट ज़्यादा जो फोकस हो रहा था वो परपेट्रेटर्स के ऊपर हो रहा था कि उनको अकाउंटेबल ठहराओ उनके एक्शन के लिए, एंड स्ट्रिक्टर लॉज भी हमें देखने को मिले। एडिशनली मीटू मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी जिसने इंडिया के अंदर लेट 2010 के अंदर उसने मोमेंटम अपना गेन कर लिया था, जहाँ पे वुमेन एम्पावर्ड फील कर रही थी, जहाँ पे वो सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट बात कर रही थी, जो सेक्सुअल हरासमेंट उनके वर्क प्लेस में होती है या फिर पब्लिक स्पेसेस में होती है, जहाँ पे वो कल्चर ऑफ साइलेंस सराउंडिंग सेक्सुअल अब्यूज को चैलेंज कर रही थी। अब सिग्निफिकेंस क्या है वुमेन लेड मूवमेंट्स का? अभी जो सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें पॉलिसी रिफॉर्म्स देखने को मिले, अभी जितनी भी मूवमेंट्स है उन्होंने इन्फ्लुएंस किए की लीगल रिफॉर्म्स को, जहाँ पे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हमें देखने को मिला, विमेन को प्रोटेक्ट किया गया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के द्वारा, और सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट भी देखने को मिला, ताकि विमेन को वर्क प्लेस में वर्क प्लेस एक्ट के अंदर उनको वर्क प्लेस में सेफ फील हो, राइट। वहीं पे भी सोशल अवेयरनेस। अब जितनी भी ये मूवमेंट्स हो रही थी उन्होंने कहीं ना कहीं अवेयरनेस रेज की जेंडर बेस्ड वायलेंस के रिगार्डिंग, सोशल इनजस्टिस के रिगार्डिंग, और जो भी डिस्क्रिमिनेशन वुमेन फेस करती है पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर जेंडर इश्यूज के ऊपर। तो सोशल अवेयरनेस सबसे बड़ी जो इशू था वुमेन के, मतलब पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर, कि वुमेन अवेयर ही नहीं थी कि उनके साथ गलत हो रहा है, बिकॉज वो नॉर्मलाइज कर दिया था उनके लिए। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ हुई कि वुमेन भी अवेयर हुई कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, ऐसे नहीं होता है। वहीं पे एम्पावरमेंट, जितनी भी वुमेन लेड मूवमेंट्स थी उन्होंने वुमेन को एम्पावर किया कि वो अपनी लाइफ का खुद चार्ज ले, अपनी जो राइट्स है घर के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर, पॉलिटिकल स्फेयर के अंदर, उनके बारे में बात करें, जिसकी वजह से वुमेन का एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर इंक्रीज देखने को मिला और लीडरशिप रोल्स के अंदर भी वुमेन देखी गई। अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन आपको हर आंसर में लिखना है। तो जितनी भी हम वुमेन लेड मूवमेंट्स देखते हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने कंट्री के सोशो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। ये जितनी भी मूवमेंट हुई है वो विद टाइम चेंज हुई है, उन्होंने डिफरेंट इश्यूज़ को डिफरेंट पीरियड के अंदर एड्रेस किया है, चाहे वो लीगल इक्वालिटी हो, सोशल जस्टिस हो, या फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो। इंडिया आज भी
जैसे एक मॉडर्नाइज नेशन है वो आज भी इन मूवमेंट्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये मूवमेंट फॉर एवर एसेंशियल रहेंगी एक इंक्लूसिव और इक्विटेबल सोसाइटी क्रिएट करने के लिए। और ये जो ऑनगोइंग स्ट्रगल है जेंडर जस्टिस के लिए वो हाईलाइट कर रहा है कि कितना ज़रूरी है इन मूवमेंट्स का कंटेम्प्रेरी इंडिया के अंदर भी आना, ताकि जितने भी स्ट्रगल्स है जेंडर बेसिस के ऊपर वो ख़त्म हो जाए एंड विमेन भी स्ट्रांगली पार्टिसिपेट करे विद इन इंडियन सोसाइटी, विद इन इंडियन इकोनॉमी। राइट, तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट विमेन मूवमेंट्स और कैसे विमेन लेड मूवमेंट्स इवॉल्व हुई हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस है सोसाइटी के अंदर। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन 8। आई विल सी यू विद क्वेश्चन 9। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।